नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एजुकेशनल साइकोलॉजी का 18 चैप्टर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का टाइटल है बालक का संवेगात्मक विकास। ये जो पुस्तक है ये पीडी पाठक द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी बुक पर आधारित होते हैं। तो शुरू करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। सबसे पहले हम इसकी भूमिका देखते हैं कि बालक का जो संवेगात्मक विकास है और व्यवहार, उसके जो आधार हैं वो उसके संवेग माने जाते हैं। प्रेम, हर्ष, उत्सुकता के समान अभिनंदनीय संवेग उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योग देते हैं, जबकि भय, क्रोध, ईर्ष्या इनको निंदनीय संवेग माना गया है और ये बालक के विकास को विकृत और कुंठित कर सकते हैं। तो संवेग जो है एक तो निंदनीय माने गए हैं और एक अभिनंदनीय माने गए हैं। इस प्रकार जैसा कि गेट्स व अन्य ने लिखा है कि बालक का संवेगात्मक व्यवहार जो है वो उसके विकास के अन्य पहलुओं के अनुरूप होता है और उनसे उसका अंतर संबंध पाया जाता है। इन ऊपर जो कथन दिया गया है, इस कथन के आधार पर हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का जो संवेगात्मक विकास और व्यवहार है वो शिक्षक के लिए विशेष अध्ययन का विषय माना जाता है। फिर हम अलग अलग अवस्थाओं में बालक का संवेगात्मक विकास देखने वाले हैं। सबसे पहले शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है। स्पिट्ज महोदय के अनुसार संवेग जन्म के समय से ही विद्यमान नहीं रहते हैं, कि जो संवेग होते हैं वो जन्म के समय नहीं पाए जाते। मानव व्यक्तित्व के किसी भी अंग के समान उनका विकास होता है। जिस प्रकार बालक बड़ा होता जाता है उसके अंगों का विकास होता है, उसी प्रकार इन्होंने माना है कि संवेगों का भी विकास होता है। ब्रिजेज महोदय के अनुसार शिशु में जन्म के समय केवल एक ही संवेग पाया जाता है और वो है उत्तेजना। स्पिट्ज महोदय ने कहा कि कोई भी संवेग नहीं होता और ब्रिजेज ने कहा कि उसमें केवल एक संवेग पाया जाता है, उत्तेजना। और जैसे ही बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो उसमें सभी संवेगों का विकास हो जाता है। जितनी मूल प्रवृत्तियां हैं उतने ही संवेग हैं। तो 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग बालक में पाए जाते हैं। शिशु के संवेगात्मक विकास अर्थात संवेगात्मक व्यवहार के विकास के संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय मानी जाती हैं। पहली है, शिशु अपने जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। उसका रोना, चिल्लाना और हाथ पैर पटकना इस बात का प्रमाण माना जाता है। दूसरा बिंदु है, शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता मिलती है। उसका संवेग कुछ ही समय के लिए रहता है और फिर अचानक वो समाप्त हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि रोता हुआ शिशु खिलौना मिलने पर तुरंत रोना बंद करके वो हंसना शुरू कर देता है। तो उसमें यह रोने का संवेग कुछ समय के बाद में हंसने के संवेग में बदल जाता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता आने लगती है। पहले क्या होती है, अस्थिरता, और धीरे धीरे बड़ा होने पर उसमें स्थिरता आने लगती है। अगला बिंदु है, शिशु के संवेगों के आरंभ में अत्यधिक तीव्रता हमें देखने को मिलती है। धीरे धीरे इस तीव्रता में मंदता आती चली जाती है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि 2 या 3 महीने का बालक जो है वो भूख लगने पर तब तक रोता है जब तक कि उसको दूध नहीं
मिल जाता। और जैसे ही वो बालक 4-5 साल का हो जाता है तो इस प्रकार का व्यवहार वो नहीं करता। वो भूख पर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाता है। अगला बिंदु है शिशु के संवेगात्मक विकास में क्रमशः परिवर्तन होता चला जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि जो शिशु है वो शुरू में प्रसन्न होने पर मुस्कुराता है और कुछ समय के बाद वो अपनी प्रसन्नता को हंसकर कई प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करके या फिर बोलकर उनको प्रकट करता है। तो उसका जो संवेगात्मक विकास है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगला बिंदु है शिशु के संवेगों में पहले अस्पष्टता होती है और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसके संवेगों में स्पष्टता आनी शुरू हो जाती है। उदाहरण के रूप में हम इसको समझें कि जन्म के बाद पहले 3 सप्ताह में बालक में उसकी चिल्लाहट में उसका संवेग स्पष्ट नहीं होता कि बच्चा क्यों चिल्ला रहा है, ये हमें पता नहीं चलता। गेसेल महोदय ने अपने परीक्षणों के आधार पर बताया है कि 5 सप्ताह के शिशु की भूख, क्रोध और कष्ट की चिल्लाहटों में अंतर हमें देखने को मिलता है कि बच्चे को भूख लगी है या बच्चा गुस्से में रो रहा है या उसको किसी प्रकार की कोई पीड़ा हो रही है और उसकी माँ उसका अर्थ समझने लगती है। अगला बिंदु है जस्टिन महोदय के अनुसार इन्होंने बताया है कि 3 वर्ष की आयु में शिशु में अपने साथियों के प्रति प्रेम का विकास उत्पन्न हो जाता है और वह उसके साथ खेलना वह हंसना शुरू कर देता है। कब? 3 वर्ष का होने पर। जोन्स के अनुसार 2 वर्ष का बालक सांप से नहीं डरता क्योंकि उसको पता ही नहीं है सांप क्या होता है, परंतु धीरे धीरे उसमें भय नामक संवेग का विकास होता चला जाता है और 3 वर्ष की आयु में वह अंधेरे से, पशुओं से और अकेलेपन से डरने लगता है। और जैसे वो 5 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है तब वह अपने भय पर नियंत्रण नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें डर उत्पन्न हो जाता है। अगला बिंदु है एलिस क्रो के अनुसार इन्होंने कहा कि शिशु अपने साथियों और बड़े लोगों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। उसे उन्हीं बातों से भय लगता है जिनसे उनको लगता है। वह क्रोध का क्रोध से और प्रेम का प्रेम से उत्तर देता है। वह अपनी माता और अपने किसी प्रिय साथी के अतिरिक्त और किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं करता है। अगला बिंदु है स्किनर व हैरीमैन के अनुसार शिशु का संवेगात्मक व्यवहार जो है वो धीरे धीरे अधिक निश्चित और स्पष्ट होता जाता है। उसके व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा जो है वो अनिश्चित और अस्पष्ट से विशिष्टता की ओर होने लगती है। अब हम ब्रिजेश के अनुसार संवेगात्मक विकास को देखने वाले हैं। इन्होंने बताया था कि बच्चे के जन्म के समय केवल उत्तेजना नामक संवेग होता है। तो उत्तेजना जो है ये तो सभी अवस्थाओं में आ जाएगा और जैसे ही बच्चा 3 महीने का होता है तो उसमें कष्ट और आनंद 2 संवेग और उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार 3 महीने में 3 संवेग उसमें आ जाते हैं और जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो उसमें 3 भय, घृणा, क्रोध ये 3 जो संवेग हैं ये एक्स्ट्रा आ जाते हैं, मतलब 6 संवेग हो जाते हैं। जन्म के समय 1 संवेग और जैसे ही 3 महीने का होगा 3 संवेग, 6 महीने का होने पर 6 संवेग और फिर जैसे वो 12 महीने का होगा तो उसमें कौन कौन से संवेग और आ जाएंगे? उल्लास और प्रेम, ये 2 संवेग और जुड़कर 8 संवेग हो जाएंगे। और जैसे ही 18 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसमें ईर्ष्या संवेग आ जाएगा
और वयस्कों के प्रति प्रेम और बच्चों के प्रति प्रेम, ये दो संवेग और उत्पन्न हो जाएंगे। और जैसे ही बच्चा 24 महीने का मतलब 2 साल का हो जाता है तो उसमें सभी संवेग आ जाते हैं। तो ये ब्रिजेश महोदय ने बताया था। तो अब आपको यहाँ सभी प्रकार के संवेग दिखाई दिए हैं। हर्ष नामक जो संवेग है वो बच्चा 2 वर्ष का होने के बाद में उत्पन्न होता है। अब आगे हम देखें कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास जो है वो किस प्रकार होता है। ये तो हमने देख लिया था शिशुअवस्था में, अब बाल्यावस्था में देखने वाले हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल्यावस्था के संपूर्ण वर्षों में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। ये बदलाव किस प्रकार होते हैं और इसका बालक के संवेगात्मक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम नीचे देखने वाले हैं बिंदुओं के रूप में। पहला बिंदु है बालक के संवेग अधिक निश्चित और कम शक्तिशाली हो जाते हैं। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। वे बालक को शिशुअवस्था के समान उत्तेजित नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझें कि 6 वर्ष की आयु में बालक को अपने भय और क्रोध पर नियंत्रण करना आ जाता है, तो वो क्रोध और भय पर नियंत्रण कर लेता है। दूसरा बिंदु है बालक के संवेगों में शिष्टता आ जाती है और उसमें उनका दमन करने की क्षमता भी उत्पन्न हो जाती है। वो संवेगों पर दमन करना भी सीख जाता है। अतः वह अपने माता पिता, शिक्षक और बड़ों के सामने उन संवेगों को प्रकट नहीं होने देता जिनको वे पसंद नहीं करते। अगला बिंदु है बालक के संवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये हम उदाहरण के रूप में समझें कि आदर्श, स्वतंत्र और स्वस्थ वातावरण उसके संवेगों का परिष्कार करता है, जबकि भय, आतंक और कठोरता के वातावरण में ऐसा होना असंभव होता है। अगला बिंदु हम देखें बालक के संवेगात्मक विकास में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अप्रिय व्यवहार, शारीरिक दंड और कठोर अनुशासन में विश्वास करने वाला शिक्षक बालक में मानसिक ग्रंथियों का निर्माण कर देता है, जो उसके संवेगात्मक विकास को विकृति प्रदान करते हैं। अगला बिंदु है बाल्यावस्था में बालक विभिन्न समूहों का सदस्य होता है। इन समूहों में साधारण पारस्परिक घृणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि पाई जाती है। बालक इन अवांछनीय संवेगों से प्रभावित हुए बिना नहीं बचता है, अतः वह दूसरे बालकों के प्रति अपने व्यवहार में इन संवेगों को व्यक्त करने लगता है। अगला बिंदु है एलिस क्रो महोदय ने बताया है कि बालक अपने दोषों के परिणामों को सोचकर चिंतित हो जाता है और अपने से अधिक भाग्यशाली बालकों से वो ईर्ष्या करने लगता है। तो ईर्ष्या का भाव उसमें उत्पन्न हो जाता है। वह अपने प्रति अपने परिवार के सदस्यों के व्यवहार को कठोर मानता है, क्योंकि उसके विचार में वे उसके कार्यों को समझ नहीं पाते हैं। अगला बिंदु भी एलिस क्रो महोदय के अनुसार ही है कि बालक जो है वो सामान्य रूप से प्रसन्न रहता है और दूसरों के प्रति उसका जो विद्वेष होता है वो अस्थायी होता है। फिर है किशोरावस्था में बालक का संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है। कोल एंड ब्रूक्स महोदय का विचार है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह जो है वो संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन लाना है। तो किशोरावस्था में जो संवेगात्मक विकास है वो बहुत तेज गति से बदलता रहता है। ये परिवर्तन किस प्रकार होता है ये हम नीचे लिखे बिंदुओं में देखेंगे। पहला है किशोर में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति जैसे संवेग जो हैं वो स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। ये संवेग इनमें बालक में स्थायी रूप से प्रकट होते हैं। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, अतः वह साधारण अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध और दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति वो करता है।
आगे है, किशोर की शारीरिक शक्ति की उसके संवेगों पर स्पष्ट छाप दिखाई देती है। उदाहरण के रूप में हम देखें, सबल और स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है, जबकि जो निर्बल और अस्वस्थ किशोर है उसमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। एलिस क्रो महोदय के अनुसार किशोर अनेक बातों के बारे में चिंतित रहता है। कौन सी बातें हैं वो? उसे अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता और अपनी कमियों की सदैव चिंता रहती है। अगला बिंदु है, क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर के ज्ञान, रुचियों, इच्छाओं की वृद्धि के साथ संवेगों को उत्पन्न करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों में बदलाव होता जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि बाल्यावस्था में बाल विवाह ऐसी सामाजिक कुरीति है, उसके लिए मनोरंजन का कारण हो सकती है, पर किशोरावस्था में यही कुरीति उसके क्रोध को प्रज्वलित कर सकती है। अगला बिंदु है, किशोर न तो बालक समझा जाता है और न ही वो प्रौढ़ों की श्रेणी में आता है। वो बालक और प्रौढ़ के मध्य की श्रेणी में आता है। अतः उसे अपने संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूलन करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। यदि वह अपने प्रयास में असफल हो जाता है तो वह घोर निराशा का शिकार बन जाता है। ऐसी दशा में वह या तो घर से भाग जाता है या फिर आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है। B.N. झा ने कहा है कि किशोरावस्था में बालक और बालिका दोनों में काम प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत तेज हो जाती है और उसके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव वो डालती है। B.N. झा के शब्दों में ही किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास जो होता है वो इतना विचित्र होता है कि किशोर एक ही परिस्थिति में कई प्रकार के अवसरों पर कई प्रकार का व्यवहार करने लगता है। भिन्न भिन्न अवसरों पर वो भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। जो परिस्थिति एक अवसर उसे खुशी से भर देती है, वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उसमें खिन्नता उत्पन्न कर देती है। फिर है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर, मतलब जो कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं। हरलोक महोदय के शब्दों में प्रत्येक बालक में संवेगशीलता की दशा जो होती है वो उसके स्वास्थ्य, दिन के समय और वातावरण संबंधी प्रभावों जैसे कारकों पर निर्भर रहने के कारण समय समय पर वो बदलती रहती है। ऊपर जितने भी कारक हैं, ऊपर लिखित कारकों पर नियंत्रण स्थापित करके ही बालक की संवेगशीलता को वश में रखा जा सकता है। इस प्रकार उसके संवेगात्मक विकास को निर्देशित किया जाता है। ये कारक कौन से हैं, इसका हम संक्षिप्त वर्णन नीचे देखने जा रहे हैं। सबसे पहला कारक है थकान। अधिक थकान बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। क्रो एंड क्रो महोदय का मत है कि जब बालक थका हुआ होता है तब उसमें क्रोध या चिड़चिड़ेपन के समान अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा कारक है स्वास्थ्य। बालक के स्वास्थ्य की दशा का उसकी संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य वाले बालकों की अपेक्षा बहुत बीमार रहने वाले बालकों के संवेगात्मक व्यवहार में अधिक अस्थिरता पाई जाती है। अगला बिंदु है मानसिक योग्यता। अधिक मानसिक योग्यता वाले बालकों का संवेगात्मक क्षेत्र जो है वो ज़्यादा विस्तृत होता है। वे भविष्य के दुखों, सुखों, भयों और आपत्तियों का अनुभव कर सकते हैं। हरलॉक महोदय का कथन है कि साधारणतया निम्नतर मानसिक स्तरों के बालकों में उसी आयु के प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा संवेगात्मक नियंत्रण कम पाया जाता है। अगला बिंदु है अभिलाषा। माता पिता को अपने बालक से बड़ी बड़ी आशाएं होती हैं। स्वयं बालक में कोई न कोई अभिलाषा अवश्य होती है। यदि उसकी अभिलाषा पूरी नहीं होती है तो वो निराशा के सागर में डुबकियां लगाने
लगता है। साथ ही उसे अपने भगनाशा माता पिता की कटु आलोचना सुननी पड़ती है। ऐसी स्थिति में उसमें जो संवेगात्मक तनाव है वो पैदा हो जाता है। कर्मिचैल महोदय के अनुसार, कर्मिचैल महोदय का कथन है कि कोई भी बात जो बालक के आत्मविश्वास को कम करती है या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है या उसके कार्य में कोई बाधा उपस्थित करती है या उसके द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करती है, उसकी चिंतित और भयभीत रहने की प्रवृत्ति में वो वृद्धि कर सकती है। अगला कारक है परिवार। हरलोक महोदय के विचार से बालक का परिवार उसके संवेगात्मक विकास को 3 प्रकार से प्रभावित करता है। पहला प्रकार है, यदि परिवार के सदस्य अत्यधिक संवेगात्मक होते हैं तो बालक भी उसी प्रकार का हो जाएगा। दूसरा है, यदि परिवार में शांति, सुरक्षा और आनंद के कारण उत्तेजना पैदा नहीं होती है तो बालक के संवेगात्मक विकास का जो रूप है वो संतुलित होता है। तीसरा है, यदि परिवार में लड़ाई झगड़े होना, मिलने जुलने वालों का बहुत आना और मनोरंजन का कार्यक्रम बनते रहना साधारण घटनाएं हैं तो बालक के संवेगों में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। अगला कारक है माता पिता का दृष्टिकोण। बालक के प्रति माता पिता का दृष्टिकोण जो है वो उसके संवेगात्मक व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। इसके संबंध में क्रो एंड क्रो महोदय ने लिखा है कि बच्चों की उपेक्षा करना, बहुत समय तक घर के बाहर रहना, बच्चों के बारे में आवश्यकता से अधिक चिंतित रहना, बच्चों के सामने उनके रोगों के बारे में बातचीत करना, बच्चों की आवश्यकता से अधिक रक्षा करना, बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करने की आज्ञा न देना, बच्चों को प्रौढ़ों के समान नए अनुभव न करने देना और बच्चों को सब घर के प्रेम का पात्र बनाना। माता पिता की ये सब बातें जो होती हैं वो बच्चों के अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार के विकास में योग देती हैं। तो ये जितनी भी बातें यहाँ बताई गई हैं, अगर ये बालक के ऊपर आरोपित की जाती है तो बालक का जो संवेगात्मक व्यवहार है वो अवांछनीय हो सकता है। अगला कारक है सामाजिक स्थिति। बालकों की सामाजिक स्थिति उसके संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है, जिसके संबंध में क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि सामाजिक स्थिति और संवेगात्मक स्थिरता में बहुत घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। निम्न सामाजिक स्थिति के बालकों में उच्च सामाजिक स्थिति के बालकों की अपेक्षा अधिक असंतुलन और अधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। अगला बिंदु है सामाजिक स्वीकृति। बालक के कार्यों की सामाजिक स्वीकृति का उसके संवेगात्मक विकास से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए क्रो एंड क्रो महोदय ने लिखा है कि यदि बालक को अपने कार्यों की सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है तो उसमें संवेगात्मक व्यवहार में उग्रता या शिथिलता आ जाती है। अगला बिंदु है निर्धनता। निर्धनता बालक में अनेक अशोभनीय संवेगों को स्थायी और शक्तिशाली रूप प्रदान कर देती है। वह विद्यालय में धनी बालकों की वेशभूषा देखता है तो उसके आनंदपूर्ण जीवन की कहानियाँ सुनता है और उनके सुख और ऐश्वर्य की वस्तुओं का वो अवलोकन करता है, जिसके फलस्वरूप उसमें द्वेष और ईर्ष्या के संवेग सशक्त रूप धारण करके उस पर अपना सतत अधिकार स्थापित कर लेते हैं। अगला बिंदु है विद्यालय। विद्यालय का बालक के संवेगात्मक विकास पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता है। बालक की विभिन्न क्रियाएं उसके संवेगों के अनुकूल होते हैं। बालक की विभिन्न क्रियाएं उसके विभिन्न संवेगों की अभिव्यक्ति करती हैं। यदि विद्यालय के कार्यक्रम
उसके संवेगों के अनुकूल होते हैं तो उसे उसमें आनंद का अनुभव होता है। फलस्वरूप उसके संवेगों का स्वस्थ विकास होता है और इसके विपरीत यदि उसे विद्यालय के कार्यक्रमों में असफल होने या अपने दोषों के प्रकटीकरण का भय उत्पन्न होता है तो उसमें घृणा, क्रोध और चिड़चिड़ेपन का स्थायी निवास हो जाता है। जरशेल्ड महोदय का कथन है कि परिवार के बाद विद्यालय ही संभवतः वह दूसरा स्थान है जो व्यक्ति की उन भावनाओं पर आधारभूत प्रभाव डालता है जिसका निर्माण वह अपने और दूसरों के प्रति करता है। अगला कारक है शिक्षक। शिक्षक का बालक के संवेगात्मक विकास पर स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। वह बालक के समक्ष अच्छे या बुरे उदाहरण प्रस्तुत करके उसको साहसी, कायर, क्रोधी, सहनशील, झगड़ालू या फिर शांति प्रिय बना सकता है। तो शिक्षक ही उसमें इन दुर्गुणों या अच्छे गुणों का विकास कर सकते हैं। वह उसमें अच्छी आदतों का निर्माण करके और अच्छे आदर्शों का अनुकरण करने की इच्छा उत्पन्न करके अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने की क्षमता का विकास कर सकता है। फिर है अन्य कारक। बालक के संवेगात्मक विकास पर अवांछनीय प्रभाव डालने वाले कुछ अन्य कारक हैं। वो हैं अत्यधिक कार्य में अनावश्यक बाधा और अपमानजनक व्यवहार। ये 3 अन्य कारक माने जाते हैं। फिर हम उपसंहार के रूप में इस अध्याय का निष्कर्ष देखने वाले हैं कि जो संवेगों का बालक के जीवन के में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। श्रेष्ठ संवेगों पर आधारित व्यवहार बालक के स्वास्थ्य को समुन्नत, मानसिक दृष्टिकोण को उदार कार्य करने की इच्छा को बलवती और सामाजिक संबंधों को मधुर बनाते हैं। इसके विपरीत शुद्ध संवेगों पर आश्रित व्यवहार बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर क्षतिप्रद प्रभाव डालकर उसको विकृत कर देते हैं। अतः शिक्षकों और अभिभावकों को बालकों और बालिकाओं के संवेगात्मक व्यवहारों के कारणों का अध्ययन करके उनका उचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए ताकि उनका विकास शुभ दिशा की ओर अग्रसर होकर उसमें संवेगात्मक परिपक्वता उत्पन्न कर सके। इस प्रकार उसके जीवन को सुखी, सफलता और समृद्ध बनाए। थॉम्सन का ये कथन है। यह परामर्श वास्तव में अभिनंदनीय है कि इन्होंने कौन सा परामर्श दिया था कि जो वयस्क स्वयं कुछ सीमा तक विवेकपूर्ण रह सकते हैं उन्हें बालकों और बालिकाओं के प्रतिमानों और मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करने के लिए अधिक उत्तम अवसर सुलभ रहते हैं। फिर इस अध्याय से संबंधित नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं।